आइए प्यारे बच्चों, हम लोग आज 9th का जो पहले हम बताए हैं 9th में आपका फिजिक्स, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे पहले ही लेसन का। तो पहले लेसन में हमने पहले पार्ट जो बताया उसमें मैंने बताया कि गति क्या होती है, फिर गति के प्रकार मैंने बताया, और आज हम लोग एक और मैंने थोड़ा सा विवेचना किया था गति संबंधित मूलभूत पद। तो आप सोचिए किसी के गतिशील वस्तु के बारे में वर्णन करते हैं, थोड़े देर के लिए ये सोचिए, तभी आप जो है फिजिक्स को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि फिजिक्स वास्तव में है क्या। आप एक दैनिक जीवन में देखते हैं कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं और साइकिल से या पैदल ही जा रहे हैं, तो एक तेज चलता है, एक धीरे चलता है। तो आप कहते हैं कि ये तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है। तो हम उसके जो तेज चल रहा है और जो धीरे चल रहा है इसकी गणना कैसे हम करेंगे, अब इसको हमको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने देखा, या जो भी विद्वान रहे होंगे, तो उन्होंने कुछ अवधारणाएं विकसित की। अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट विकसित किए, जिसके आधार पर हम किसी गतिशील वस्तु से संबंधित जो भी चीजें हैं उसका वर्णन अच्छी प्रकार से, उसके गति में क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे वो गति कर रही है, उसके पूरे गति का विश्लेषण हम उन अवधारणाओं के जरिए कर सकते हैं। जो इस टॉपिक पर मैंने आपको बताया था अवधारणा में, जैसे मान लीजिए निर्देश बिंदु, ये एक अवधारणा है। निर्देश बिंदु, निर्देश बिंदु क्या चीज है मैंने फर्स्ट में आपको बताया। तो निर्देश बिंदु, हम कोई भी गति होती तो सापेक्ष होती है, मैंने बताया, और किसी कोई ना कोई एक निर्देश बिंदु आपको लेना ही पड़ेगा जिससे किसी वस्तु का गति का गणना करेंगे। तो ये तो पहली अवधारणा हो गई। फिर उसी में और भी चीजें, टेक्निक शब्दों का विकसित करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी जब कोई पिंड गतिशील कर रहा है, अब सपोज दैट एक सोच सकते हैं कि अगर कोई पिंड है और मान लीजिए मूव कर रहा है, तो यह इसके 2 तरीकों से मूव कर सकता है। या तो मान लीजिए कि ये ए स्थान पर गया, तो हो सकता है कि ऐसे भी जा सकता है, कोई रास्ता अपना सकता है, ऐसे भी जा सकता है, और ऐसे भी सीधे जो है ए से बी तक चला गया। ए से बी पोजीशन तक जाने में वह जो है 3 रास्तों का इस्तेमाल किया। अब इस हम 3 रास्तों में और भी अनेक रास्ते आप बना सकते हैं। हम समझने के लिए यहाँ प्रयास करते हैं कि यह वस्तु जो है या कोई पिंड है, यह पिंड ए से बी तक जाने के लिए ये 3 पथों का ये अनुसरण करता है। तो इस 3 पथों में हम देखते हैं कि सबसे जो न्यूनतम जो दूरी हो रही है, अब ये दूरी क्या है, अब यहाँ पर आ जा रही है। सबसे न्यूनतम लंबाई जो है आपके ए से बी तक की ही पाई जाती है। और हम देख रहे हैं, अगर इस पथ का नाम दे दें, ये पहला पथ है, ये दूसरा पथ है, ये तीसरा पथ है, तो इसमें जो है आपका पहले पथ, दूसरे पथ और तीसरे पथ में सबसे जो सरल और सटीक पथ है आपका ए से बी तक, जो ये सीधी लंबाई आ रही है, ये आपके सबसे सरल और सटीक है और इसमें एक निश्चित दिशा रह रही है। अगर मान लीजिए हम इस पथ का अनुसरण करते हैं तो लगातार दिशा बदल रही है। तो अगर पहले पथ दूसरे पथ का लगातार दिशाएं बदलते हुए जा रहा है, यानी कि उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती जा रही है,
तो यदि हम दिशा को ध्यान न देते हुए केवल पथ की लंबाई गणना करें, केवल पथ की, तो ये पथ की लंबाई जो होगी, अगर पहले पथ का जाता है तो यही लंबाई जो है यह दूरी कहलाएगी। यानी इस पथ का अनुसरण करता है तो यह दूरी हो गई, दूसरे पथ से जाता है तो यह दूरी होगी। मान लीजिए कि हमने इसका लंबाई दे दिया 25 मीटर और इसका हमने लंबाई दे दिया, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा चला है तो हम मान लेते हैं 30 मीटर। दूसरा जो है लंबाई चला है दूसरे पथ द्वारा, ये 30 मीटर आपका है और ये सीधे सीधे जा रहा है। ये मान लीजिए आपका सबसे कम आया, मान लीजिए कि आपका 20 मीटर आ रहा है, 20 मीटर। तो इसमें आपकी दिशा है, इन लोगों में दिशा नहीं है, ना दिशा का ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर हम गति कोई पिंड कर रहा है और उसकी केवल पथ को नापा जाए, पथ की लंबाई कितनी बने, दिशा से हमारा कोई बात ना हो, कोई चीज ना हो, तो ये जो लंबाई अगर हम गेन करते हैं तो इस लंबाई को हम कहेंगे कि जो यह गतिशील पिंड है उसकी इस रास्ते पर दूरी हो गई। ये पहले रास्ते पर दूरी हो गई, ये मान लीजिए पहला रास्ता है तो पहले रास्ते पर दूरी हो गई, और ये दूसरे रास्ते पर दूरी हो गई, ये तीसरे रास्ते पर दूरी हो गई, ये तीसरा रास्ता पर आपका दूरी हो गया। लेकिन ये तीसरा रास्ता में हम देखते हैं कि इसमें एकदम दूरी एक निश्चित दिशा में चल रहा है, तो इसको दूरी को हम एक और नाम दे सकते हैं। इस दूरी को हम यह कह सकते हैं कि यह विस्थापन है। और ये भी हम देख रहे हैं कि सभी दूरियों में यह क्या है, न्यूनतम है, न्यूनतम। सभी दूरियों में हम देखते हैं कि यह दूरी जो है न्यूनतम है। अगर हम पहला रास्ता की दूरी देखते हैं, दूसरे रास्ता के, तीसरे रास्ता की, तो सबसे न्यूनतम दूरी यही आ रही है। तो इस न्यूनतम दूरी को कहते हैं हम विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसको जो है डिस्टेंस बोलते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अब हम चलें सीधे अब डायरेक्ट इसमें कि दूरी अब विस्थापन। अब तो अवधारणा समझ में आ गई होगी कि अगर कोई पिंड गति करता है तो उस पिंड द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को हम कहते हैं कि वह दूरी है, उस रास्ते के द्वारा चली गई। और अब हम देख सकते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या है। यह दो अवधारणाएं हैं, विस्थापन और दूरी। डिस्टेंस और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी क्या हो गई और विस्थापन क्या हो गया। तो हम दो बिंदुओं के बीच की अगर न्यूनतम दूरी लेते हैं तो इस दूरी को हम एक नाम दे सकते हैं, सटीक नाम दे सकते हैं। न्यूनतम दूरी कहने से बेहतर है कि हम विस्थापन कहें। और विस्थापन में आप देख रहे हैं कि दिशा आ जाता है। हम न्यूनतम दूरी ए और बी के बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी तभी ले सकते हैं जब हम एक निश्चित सीधे या ए से बी तक पहुंचे। तो ये न्यूनतम जो दूरी होती है, आप देख रहे हैं कि सभी दूरियां ऐसे आप चलें, ऐसे आप चलें, एक दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता, तो हम देखते हैं कि दो पहले और दूसरे रास्ते से ये जो दूरी आ रही है सबसे न्यूनतम आ रही है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी और विस्थापन जो होता है, तो दूरी से सदैव विस्थापन कम ही रहेगा या बराबर रहेगा। इसीलिए हम इसका जब अनुपात निकालते हैं तो हम दिखा सकते हैं गणितीय रूप में कि दूरी में यदि हम विस्थापन का भाग देते हैं, विस्थापन का भाग देते हैं दूरी में, तो दूरी जो है कभी अधिक भी हो सकती है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें दूरी पहले अधिक है, दूसरे, ये भी एक प्रकार की दूरी ही है।
लेकिन एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी हो गई, चाहे इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हो गई, तो इसका मान जो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात आएगा 1 भी आएगा और 1 से बड़ा भी आएगा। आप देख सकते हैं अभी जो चित्र बनाए थे उसमें ये दूरी और विस्थापन का जो अनुपात आता है यह चीज आएगा आपका। और भी आपके विस्थापन में थोड़ा और भी आगे चलें तो उस पार्ट में, पहले पार्ट में मैंने बताया था कि अगर कोई पिंड है और आप उसको सीधे फेंकिए, अगर वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो इसमें हम 2 मुख्य पदों की गणना कर सकते हैं। जो प्रमुख पद या अवधारणाएं बताई जा रही हैं, हम दोनों अवधारणाओं को देखें। एक यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पिंड है, इसको ऊपर आप फेंक रहे हैं, तो जब ऊपर फेंक रहे हैं तो यह ऊंचाई पर गया और फिर जो है यह ऊंचाई से फिर नीचे आ गया। ये मान लीजिए कि हम दूरी के परपेक्ष काम कर रहे हैं, ये दूरी को लेकर चल रहे हैं। ये अवधारणा जो है हम दूरी को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। तो आपकी यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर ये इतना गया फिर इतना आ गया, तो ये आपकी दूरी हो गई h प्लस h यानी 2h। इसी बात को लेकर के, इसी प्रैक्टिकल को लेकर के यदि हम विस्थापन इसके अंदर का काउंट करें, यानी विस्थापन की अवधारणा को लेकर चलें, तो हम देखते हैं कि अगर कोई पिंड यहाँ से A से मान लीजिए कि आप ऊपर की ओर फेंके, अब विस्थापन तो सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा होती है। सदिश का मतलब है कि जिसमें दिशा भी हो बताना पड़े। अगर किसी पर कोई कह रहा है कि धक्का लगाओ, तो धक्का लगाने में आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप पूर्व दिशा में लगाइए, चाहे ऊपर लगाइए, चाहे नीचे लगाइए। किसी वस्तु को उठाना है तो आप नीचे दबाएंगे तो नहीं उठेगा, उसको ऊपर आपको खींचना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि जो राशि मान के साथ साथ दिशा भी अपना रखते हैं, तो उस राशि को या दिशा की भी आवश्यकता हो जाती है, तो उस राशि को हम कहते हैं सदिश राशि। तो यहाँ पर इस तरह गणना करें, विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि जब इधर से आप जा रहे हैं तो अगर ऊपर जाने को प्लस लें, ऊपर जाना अगर प्लस मानते हैं और नीचे आना अगर हम माइनस मानते हैं, तो जब यहाँ से और यहाँ तक कोई मान लीजिए ऊंचाई एक गया h, अब ये ऊंचाई हो गया हमारा। अब दिशा इसमें मान तो हो गया, मान लीजिए मान को प्रदर्शित करता है h, तो मान तो हो गया, लेकिन अभी इसमें अधूरा है, यह दिशा नहीं इसमें आया। तो दिशा लाने के लिए हम क्या करें कि इसमें ऊपर जा रहा है प्लस माने हैं, तो यहाँ पर आपको प्लस h लिखना पड़ेगा। अब ये पूरा हो गया यह सदिश राशि। इसमें जो है अगर मान लीजिए वह ऊपर जाकर फिर नीचे आ रहा है, यानी उसकी गति जो है नीचे हो रही है, ये तो ऊपर हो रही थी, नीचे हो रही है, तो टोटल इसका विस्थापन कितना हुआ, ऊपर से अब नीचे विस्थापन कितना हुआ, A से B तक का विस्थापन प्लस h हो गया, B से A तक का विस्थापन माइनस h हो गया। यानी टोटल विस्थापन यदि हम जोड़ते हैं, यानी हम यहाँ पर लिख दें अब ये चीज इधर हो गया, इधर का। अब इसमें हम कुल विस्थापन की बात करें, टोटल विस्थापन की, कुल विस्थापन, मान लीजिए गेंद है चाहे कोई पिंड है, तो कुल विस्थापन आपका हो जाएगा, आपका A से B तक गए हैं और फिर जो है आप B से A तक आए हैं, तो A से B तक की दूरी, A से B तक की दूरी प्लस h लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, A से B तक की दूरी प्लस h लिखेंगे, और B से, अब B से A आ रहा है, तो ये जो नीचे आ रहा है, तो जो नीचे आएगा इसके लिए माइनस चिन्ह, ऊपर को प्लस मानते हैं तो नीचे आने को माइनस मानना पड़ेगा, तो ये होगा माइनस h। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपका प्लस h माइनस h, यानी कि h में से h घट जाएगा। आप गणित द्वारा जानते हैं कि यह किसी राशि में से वही राशि घटाई जाएगी तो 0 आएगा। इस तरह आपका कुल विस्थापन जो है 0 हो जाएगा। तो कोई पिंड आप फेंकते हैं ऊपर और फिर वह ऊपर गया और ऊपर जाकर फिर यह आ गया, यहाँ पर आपका चाक ऊपर फेंके, 5 मान लीजिए कि
20 सेंटीमीटर ऊपर फेंके और फिर जो है यह नीचे आ गया तो दूरी तो आपका 40 हो गया, 40 सेंटीमीटर, लेकिन विस्थापन आपका 0 हो गया क्योंकि उसी बिंदु पर आ गया। तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। तो इसका प्रारंभिक बिंदु यही रहा और अंतिम बिंदु यहाँ पर आ गया, तो दोनों तो एक ही बिंदु हो गए, यानी कि इनके बीच की दूरी 0 हो गई। इस तरह आपका विस्थापन 0 हो गया। तो विस्थापन और दूरी में हम अंतर भी देख सकते हैं। इसी आधार पर यह भी देख लिया जाए कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? अगर हम दूरी लेते हैं, दूरी यानी कि इसको कहेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी हम देखते हैं कि दूरी आपकी सबसे पहले किसे कहेंगे? तो देख सकते हैं आप कि दूरी आपके किसी गतिशील पिंड द्वारा चले गए रास्ते की, किसी गतिशील पिंड द्वारा चले गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। ये होता है दूरी का एक तरह से। अब इसमें अंतर देखिए क्या हो जाएगा। विस्थापन में गतिशील पिंड द्वारा प्रारंभिक और अंतिम, गतिशील पिंड द्वारा प्रारंभिक और अंतिम गतिशील पिंड द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को बीच के न्यूनतम दूरी को वेग कहते हैं। ये देख सकते हैं। एक और अंतर आप देख सकते हैं कि यह जो है अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, यानी इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है। यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। यह एक, यानी यह का मतलब विस्थापन, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। तो इस तरह जो है हम देख सकते हैं कि किसी गतिशील पिंड में अगर उसके विस्थापन और दूरी में हम अंतर देखते हैं तो आपके ये अंतर आ जाएंगे
इसमें समानता ये है कि ये दोनों जो है एक तरह से लंबाई ही है, इनका मात्रक जो है समानता भी अगर आ जाएगी। क्या समानता है? अंतर तो मैं जान गया कि ये अंतर है, ये अंतर है। इसमें जो है परिणाम के केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, इसमें जो है परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। ये भी एक अंतर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसका कि इसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। इसे व्यक्त करने के लिए, इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। और इसको आप देखेंगे कि इसे व्यक्त करने के लिए, इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ ये माण है, इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण का मतलब मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। और अगर पूछा जाए, एक बार और मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए दूरी और विस्थापन क्या है। तो दूरी का मतलब हो गया आपका सदिश राशि, अदिश राशि, और मतलब किसे आप कहेंगे तो दूरी किसी पिंड द्वारा चले गए रास्ते की लंबाई, और विस्थापन किसी पिंड द्वारा चले गए एक निश्चित दिशा में चले गए रास्ते की लंबाई। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा हो जाएगी कि किसी पिंड द्वारा गतिशील पिंड की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को उस बिंदुओं के बीच का विस्थापन कहते हैं। उस पिंड द्वारा तय किया गया उन बिंदुओं के बीच का विस्थापन कहते हैं। इसमें अंतर आप देख चुके हैं कि ये जो है अदिश राशि है, यह सदिश राशि है। इसे व्यक्त करने के लिए केवल मान की आवश्यकता होती है, यानी परिमाण की आवश्यकता होती है। इसे व्यक्त करने के लिए मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं इधर लिख दिया हूँ बगल में। ये आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे एक समान गति और असमान गति। तो इसके पहले मैं एक और विश्लेषण कर दूं, थोड़ा सा इस पर और चर्चा कर लिया जाए विस्थापन पर। अभी तक शायद आप दूरी के बारे में ही ज़्यादातर पढ़े होंगे क्लास 8 में। अब देखिए थोड़ा सा उसका विस्तारित रूप आपको मिलेगा। और अगर आप बल के बारे में कक्षा 8 में थोड़ी चर्चा सुने होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि एक निश्चित दिशा में अगर हम बल लगाते हैं तो वस्तु विस्थापन होता है, तो कहा जाता है कि वस्तु पर कार्य किया गया। अगर पढ़े होंगे तो ठीक है। और देखिए हम एक यहाँ पर गति की बात कर रहे हैं। अभी तो मैंने सीधे ऐसे आप पढ़े कि सीधा कोई वस्तु ऊपर फेंका जाए, नीचे आता है तो क्या विस्थापन होता है। तो इसमें थोड़ा सा एक और देख लीजिए कि यदि मान लीजिए कि यह 10 मीटर कोई वस्तु फेंका गया ऊपर, और ए से यह बी पर गया, बी से मान लीजिए सी पर गया, सी से अगर कोई वस्तु बी पर आता है तो विस्थापन कितना होगा।
तो विस्थापन इसका कितना हो जाएगा, बस इतना मान लीजिए कि यह 5 मीटर दूरी या नीचे गिरेगा तो विस्थापन आपका हो जाएगा 5 मीटर, ये हो जाएगा। अगर दूरी निकाला जाए, अगर दूरी निकालता है दूरी, तो आपका दूरी क्या हो जाएगा, दूरी आपका ए से ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है तो बी तक की, ऊपर जा करके फिर यहाँ नीचे आना, तो दूरी कितना हो गया इसका 10, यानी कि आपका ए सी और प्लस सी बी, यानी ये दोनों लंबाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 + 5 यानी कि 15। और विस्थापन की बात यदि आती है तो विस्थापन में आपका हो जाएगा, अब देखिए ये पूरे में से इतना घटा दीजिए तो विस्थापन आपका ए बी होगा और इस ए बी का मान हो जाएगा ए सी माइनस सी बी, घटा दीजिए ये 10 माइनस हो जाएगा 5 यानी कि 5 बचेगा। ठीक है, या ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए, ए सी ये गया तो ये प्लस हो गया, फिर यह इसमें जोड़िए तो ये बी सी ये नीचे आ रहा है, सी बी तो ये माइनस कर देंगे सी बी, तो ये हो जाएगा आपका ए सी का मान हो गया 10 और इसका मान हो गया -5 यानी कि आपका 5, ये आपका विस्थापन हुआ 5 मीटर का। अब मान लीजिए एक और थोड़ा चलते हैं, अगर हम वृत्त में लेकर चलें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इससे जो है आपके प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। ये मान लीजिए आपका वृत्त हो गया, अब इस वृत्त में आप मान लीजिए, अब इसमें मैं ओ केंद्र का ये वृत्त हो गया, ये स्थितियां मैं दिखा दे रहा हूं, ए है, बी है, सी है और ये डी है। अब यहां से मान लीजिए कोई पिंड जो है आपका चलना प्रारंभ करता है, ये मान लीजिए कि आपका प्रारंभिक ये बिंदु हो गया, प्रारंभिक बिंदु। यहां से वह चलना प्रारंभ करता है, चलते चला जाता है, मान लीजिए बी पर आ गया। ठीक, तो बी पर आ गया तो अब ए बी पर हम दो चीज, ए से बी तक गया, पिंड जो है गतिशील पिंड कोई है, मान लीजिए पी कोई एक गतिशील पिंड है, ये पी कोई पार्टिकल है और ये पी पिंड ए से चलना शुरू किया और यह बी पर पहुंच गया। तो ए से बी पर जब गया तो यहाँ पर दो चीज़ों की गणना हम कर सकते हैं, यानी ए से बी पर जाने में हमें, यानी ए से बी पर ये जा रहा है, ए बिंदु से बी बिंदु तक, तो अब हम ये दूरी की गणना करें और ये विस्थापन की गणना करें। विस्थापन क्या दोनों एक होंगे या अलग होंगे? तो आइए हम गणना करते हैं। ये रास्ता पर वो चल रहा है, तो ये आपका जितना ये लंबाई आ जाएगी वो हो जाएगा आपका दूरी, यानी मान लीजिए इसका विस्थापन, अरे इसका त्रिज्या जो है यदि r है, r त्रिज्या का, ये r मीटर त्रिज्या का मान लीजिए कि यह वृत्त खींचा गया है, जिसका केंद्र O है, r त्रिज्या का, मीटर का ये वृत्त है। तो अब जो है हमारा विस्थापन अगर बी बिंदु तक आता है, मैंने दिखा दिया ए से बी पर आता है, ये मान लीजिए पहला इसमें वर्णन करना है। तो ए से बी पर यदि आता है तो कितना दूरी कितना विस्थापन होगा? तो देखिए ये जो चाप होगा यानी ए बी चाप, ऐसे हम लिखें, दूरी जो होगी ए बी चाप हो जाएगी, ए बी चाप हो जाएगा। और आपका ये आपका जो त्रिभुज बन रहा है,
AOB या BOA, इस त्रिभुज का कर्ण, ये जो कर्ण बन रहा है, यह कर्ण यानी हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB का कर्ण विस्थापन क्या हो गया? त्रिभुज AOB का कर्ण। तो AB चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? AB चाप की लंबाई यदि R है तो हम जानते हैं कि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है R है, तो पूरा का पूरा ये सर्कम्फरेंस यानी कि इसकी परिधि, पूरी परिधि की लंबाई कितनी होती है? पूरी परिधि की लंबाई होती है 2πr। ठीक, तो चौथाई हिस्सा निकालें। यदि आधा निकालते हैं 2πr है, यदि आधा निकालते हैं तो πr हो गया, आधा कर दिए तो πr, एक चौथाई का इसका भी आधा कर दें तो π/2 हो जाएगा, यानी पूरे का। तो हम अर्धवृत्त, ये पूरे वृत्त का चाप हो, पूरे वृत्त की लंबाई हो गई, ये आधा यानी 2 से भाग दें तो ये आ जाएगा, फिर इसका आधा कर दें यानी इतनी लंबाई आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका आधा कर दें तो ये लंबाई आपकी कितनी आएगी? यहाँ ये चाप, ये आ जाएगा आपका ये चाप, यानी यह चाप आप कह सकते हैं, यह चाप आ जाएगा π/2πr/2। इतनी लंबाई का आपको ये चाप मिलेगा। अब त्रिज्या रख करके हम चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, तो ये लंबाई मिलेगी। तो अगर कोई पिंड A से, अब ये त्रिज्या देख लीजिए R है, यहाँ भी जाएंगे तो वही त्रिज्या मिलेगी। तो इस हिसाब से इसकी लंबाई जो होगी, ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी 2 करनी में 2 होगी। ठीक है, आसान है यह, क्योंकि हम जानते हैं, आप लोग अगर पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं तो पाइथागोरस प्रमेय में आप पढ़ेंगे कि इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर होता है। और एक जनरली आपका निकल जाएगा कि अगर A है, ये भी A है, तो ये A करनी में 2 आएगा। आप काउंटिंग करेंगे तो हमेशा ये मिलेगा। तो यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 रखता है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, 3 रखते हैं तो 3 आ जाएगा, बस करनी में 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसकी लंबाई हो गई, यानी विस्थापन आपका हो गया R करनी में, यानी विस्थाप ये हो गया, इसकी लंबाई πr/2 मीटर हो जाएगा, और जबकि आपका विस्थापन का मान हो जाएगा R करनी में 2। देख रहे हैं दोनों बिल्कुल भिन्न है मान। अब चलिए आगे बात हम करते हैं, हम देखते हैं, आप समझ चुके होंगे A से B तक जब ये चल रहा है, A से B तक गया तो आप देख रहे हैं कि ये दूरी चलते हुए, इस पर चलते हुए, इस पर चलते हुए B पर चला गया। तो इसकी लंबाई, ये लंबाई क्या है? एक वृत्त का चाप है। आप जानते हैं चाप किसे कहते हैं? वृत्त के किसी भाग को चाप कहते हैं। ये आपका एक तरह से भाग बन गया। ये भाग जो है आपका क्या बना? चौथाई हिस्सा बना। तो चौथाई इसकी लंबाई आपका ये हो जाएगा। पूरी लंबाई 2πr होता है, तो 4 से भाग कर दीजिए। तो 2πr में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2πr में 4 से भाग कर दीजिए तो 2, और ये 2 से कट गया, 2 दूना 4, यानी πr/2 आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया आपका। तो इस तरह जो है आपका ये आएगा। अब चलिए हम बात करते हैं, अब पिंड P यहाँ से चलते हुए B से होते हुए आ गया यहाँ पर आ गया। तो A से अब अभी B तक आया था, अब B से अब मान लीजिए कि A से ये चलते हुए B से होते हुए C पर पहुंचा, यानी पूरे इस वृत्त का आधा चक्कर लगा चुका है। तो A से C पर जब आता है तो इस कंडीशन में अब निकालिए, यानी कि हम दूरी निकालें।
यानी ऐसे लिख दे रहे हैं, सबसे बेहतर रहेगा। दूसरा कंडीशन, यानी कि जब ए से आपका सी पर आ गया, जब ए से होते हुए, किससे होते हुए आ रहा है, ए से बी तक होते हुए, फिर बी से सी तक आ गया, यानी ए से सी तक जब आ जा रहा है, उस कंडीशन में हम क्या निकालें, दूरी निकालें। तब क्या होगा, और विस्थापन निकालें, तब क्या होगा, विस्थापन निकालें, तब क्या होगा। तो अब हम देखते हैं कि दूरी अब क्या होगी और ये क्या होगा। तो दूरी हम देखते हैं कि आपका पूरा अर्ध वृत्त हो गया, अर्ध परिध हम कह सकते हैं। दूरी आपकी बनेगी अर्ध परिधि, परिधि की ल का मतलब लंबाई। तो अर्ध परिधि की लंबाई कितनी होगी, पूरी परिधि होती है 2 पाई r, 2 से भाग कर दिए तो 2 से कट गया, ये बच गया आपका पाई r, यानी अर्ध परिधि हो गई पाई r मीटर। ये रहा आपका दूरी, दूरी निकल गया। अगर 7 सेमी अगर इसकी त्रिज्या हो, 7 सेमी अगर 7 मीटर का अगर त्रिज्या हो, तो आप यहाँ से काउंट कर, पाई का मान यदि 22/7 हो तो आप काउंट कर सकते हैं कि 22/7 और गुणे 7, यानी 7 से कट गया, ये हो गया 22 मीटर, यानी उसका दूरी बनेगा 22 मीटर का। चलिए अब यहाँ पर विस्थापन की गणना किया जाए। ए से यदि बी होते हुए सी पर आ जाए तो अब इसके बीच की न्यूनतम दूरी यह आ गई। ये रहा आपका विस्थापन जो ठीक व्यास के बराबर है। इस वृत्त का व्यास ही जो है जब ये सी पर आता है तो वृत्त के व्यास के बराबर विस्थापन होता है, यानी हम कह सकते हैं ये अर्ध परिधि यानी वृत्त का, और ये जो है व्यास के बराबर हो गया, व्यास के। अब ये व्यास के जब बराबर हो गया तो इसका व्यास हम क्या देखते हैं, इसकी व्यास की लंबाई आपके AC दी गई है, AC का मान आप निकाल दीजिए। तो इधर आप इसको आप निकालिए तो ये R हो गया, ये R हो गया। केवल मान हम निकाल रहे हैं, तो मान से मतलब हम जोड़ रहे हैं। तो कितना विस्थापन हुआ, तो ये हो गया आपका, ये जोड़ दीजिए AO + OC, यानी ये R + R, यही चला है, इतना सीधे यही चलेगा। तो ये 2R के बराबर आ गया। यानी इस तरह अगर हम काउंटिंग करें, अगर ये मान रख लें कि R का मान इसका 7 है और पाई से की जरूरत नहीं इसमें, तो इसका विस्थापन हो गया 14 मीटर। इस तरह जो है आप देख सकते हैं कि दूरी और विस्थापन में कितना फर्क है। एक ही पिंड का एक ही वृत्त पर गति हो रही है, लेकिन उसके विस्थापन और दूरियां जो हैं भिन्न भिन्न आ रही हैं। और भी आगे आप देख सकते हैं, यदि आपका और भी आप देख सकते हैं कि यदि आपका यहाँ से अब चलते हुए, ये देख सकते हैं, समझ चुके होंगे, विस्थापन ऐसे सीधे निकलेगा, ऐसे देख चुके हैं। अब आगे चला जाए एक पॉइंट और, अब ए से बी पर चला गया है, यानी आधा चक्कर तो हो गया ए से सी तक जाकर। अब 3/4 चक्कर में भी देख लिया जाए। ये बहुत ही बढ़िया से सदिश पढ़िएगा, क्योंकि आपका ये हमेशा काम करेगा। तो ये विस्थापन की बात करें, विस्थापन, तो यहां देखते हैं अब ये आप सी से कहाँ आ गए, डी पर आ गए। ए से अब डी की गणना करें। ए से जब डी पर जाता है उस कंडीशन में दूरी और विस्थापन की गणना करें। तो दूरी और विस्थापन की यदि हम गणना करते हैं तो दूरी अब इसकी कितनी बची, यानी दूरी जो चलेगा, ये जो दूरी चलेगा
अब इसकी दूरी और विस्थापन की गणना कीजिए। अब विस्थापन यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी अंतिम स्थिति ये हो गई, तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, ये विस्थापन की दिशा हो जाएगी। इसमें विस्थापन की दिशा यह बनेगी, और यहाँ पर जो निकाल रहे थे इसके विस्थापन की दिशा यह बनेगी। प्रारंभिक से अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी। और ये जो दूरी से इसमें कोई दिशा नहीं बनेगी, बस ये आ रहा है, लंबाई बस देखना है। तो यहाँ तक आ गया तो कितनी लंबाई चला, तो हम जानते हैं कि ये पूरा आधा लंबाई या फिर चौथाई लंबाई। तो जोड़ दीजिए, यानी अर्ध और चौथाई, यानी कि ये हो गया आपका अर्ध परिध पाई आर और चौथाई पाई आर बाई 4। ये 2 पाई होता है तो अर्ध इतना हो गया, और पूरा जो है पूरे का चौथाई 2 पाई आर का 4, 2 पाई आर का 4 कर देंगे तो ये चौथाई हिस्सा हो जाएगा पाई आर बाई 2, यानी ये हो जाएगा 2। ठीक, अरे इतना जो चला तो ये इतना चला तो ये हो गया पाई आर हो गया अर्ध परिध, और ये चला तो इसका आधा ये हो जाएगा, यानी पाई आर बाई 2 हो गया। यानी दोनों को जोड़ दीजिए तो इसकी पूरी दूरी हो गई 3 पाई आर बाई 2 मीटर। इसमें अब देखते हैं विस्थापन में कितना विस्थापन हुआ। बस ये विस्थापन आपका हुआ, ये विस्थापन, यानी एडी की लंबाई निकाल दें तो एडी की लंबाई एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में एडी का माप हो जाएगा। तो एडी का माप कितना निकल जाएगा, तो एडी का माप आपका हो जाएगा अंडर रूट, निकाल लीजिए पाइथागोरस, ये आर है ये भी आर है, तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, देखिए वही आ रहा है आर अंडर रूट 2 आएगा ना, देख सकते हैं एक लाइन और 2 आर स्क्वायर। आर जो है पाइथागोरस पर में से निकाल दिए, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये आधार लंब किसी को मान सकते हैं, और ये हो गया आपका कण, ये कण एडी हो गया। अब एडी की जो लंबाई होगी वही इसका परिणाम हो जाएगा। आर कर्णी में ये 2 हो गया। अब देखिए ये आ गया, ये एडी आपका विस्थापन हुआ जिसका मान जो आर कर्णी में 2 आ गया। तो आपने हर कंडीशन में अलग अलग देखा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मीटर है, अगर 7 रख देते हैं, अगर आर का मान हम रख दें 7 मीटर है, तो उस हिसाब से ये आपकी आ गया दूरी 3 गुणे 22/7 और गुणे आर का मान 7 और बटा के नीचे 2 दिया है तो 2 इसी में गुणा कर दीजिए, तो ये 7 से कट गया, ये 11 दूना के 22, यानी 33 मीटर आपका क्या होगा विस्थापन। इसमें हम काउंट कर दें तो 7 है, 7 करने में 2, यानी इतना मीटर। तो 7 से गुणा कर दें 1.41 में लगभग, तो 7 एक में 7 और 7 के 7 चौक 28, 2 7 में 7 2 9, यानी इतना मीटर, लगभग 10 मीटर से भी कम है। अभी ये 33 हो गया, लगभग 3 गुने का रेशियो आ रहा है। तो इस तरह जो है हमारी विस्थापन और दूरी में दोनों लोगों में अंतर है। तो आपने देखा कि एक वृत्त पर चौथाई हिस्सा, आधा हिस्सा, 3/4 हिस्सा अगर चक्रण करता है तो हर कंडीशन में आपका विस्थापन जो होता है वह अलग अलग होता है। चलिए एक और निकाल दिया जाए जब यहाँ पर आ जाएगा तब। तो यहाँ पर आप बता दे रहे हैं कि आपका पूरा एक चक्कर लगाया तो पूरा विस्थापन हो गया 0, यानी कि A से B पर गया, B से C पर आया और C से D पर गया, D से A पर आ गया। तो इस कंडीशन में यानी A से A पर ही आ गया। तो इस चक्रण में आप देख रहे हैं कि तब इसमें निकाला जाए विस्थापन और दूरी, विस्थापन और दूरी निकाला जाए तो दूरी तो आपका हो जाएगा 2πr और विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन आपका हो जाएगा A से A पर ही गया तो ये क्या हुआ 0 हो गया, यानी ये 0 हो गया विस्थापन, और दूरी आपकी इतना मीटर हो जाएगी, यानी पूरे जो है परिधि के सर्कमफ्रेंस के बराबर दिए गए वृत्त के। तो इस तरह जो है हमने आज पढ़ा
कि गति से संबंधित आपके जो टर्म हैं, प्रमुख टर्म हैं यानी कि पद हैं, जो आपका निर्देश बिंदु है, विस्थापन और दूरी है, ये बहुत ही प्रमुख टर्म हैं। इनके बारे में अगर हम अच्छी तरह से जानते हैं और सदिश अदिश के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं तो फिजिक्स को समझने में, फिजिक्स की बातें समझने में हम लोगों को बहुत ही आसानी होगी। नहीं तो हम फिजिक्स के क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसके फार्मूले हैं, कैसे वो काम करते हैं, वो चीज़ें नहीं समझ पाएंगे जब तक कि इस अवधारणा को न समझें कि सदिश क्या है और अदिश क्या है। तो सदिश अदिश का मतलब समझिए कि सदिश ऐसी राशि है जिसका मान तो चाहिए, उसमें दिशा भी चाहिए, और अदिश का मतलब है कि कोई दिशा नहीं चाहिए। यानी जैसे आप देख चुके हैं कि लंबाई है, लंबाई में कोई दिशा नहीं चाहिए, क्षेत्रफल है कोई दिशा नहीं चाहिए, आयतन है कोई दिशा नहीं चाहिए, और कुछ ऐसे राशि हैं जैसे वेग है, त्वरण है, संवेग है, बल है, ये सब राशियां जो है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आप बहुत से राशियों के बारे में पढ़ेंगे फिजिक्स में जो आपके सदिश हैं। अब बहुत से ऐसे राशि पढ़ेंगे जो सदिश नहीं है, तो हम दोनों का लेकर चलेंगे, सदिश और अदिश, और इनके बारे में अध्ययन कीजिए। इनका एक दूसरे से जो है आपके रिलेशन स्थापित किए जाएंगे, वो पढ़ेंगे। तो मूलभूत जो ये चीज़ें हैं और फिर गति से संबंधित जो रिलेशन इसमें बताए गए हैं उसके बारे में आगे हम बताएंगे। अब आज हम लोगों ने गति संबंधित मूलभूत पद को बता दिया। अब कल हम वर्णन करेंगे या अगले पार्ट में हम वर्णन करेंगे कि एक समान और असमान गति क्या है। अभी तक हमने गति के बारे में अध्ययन किया, गति से संबंधित प्रमुख पदों के बारे में अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे कि एक समान गति और असमान गति क्या है। यह दैनिक जीवन में आप रोज देखते हैं कि एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले पार्ट में, और आप लोग इस ध्यान से इस पार्ट को आप समझिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही विशेष चीज़ बताया कि, और इसका लेकर एग्जाम्पल भी बताया कि आपका सदिश और अदिश क्या हैं, इनके बीच क्या अंतर हैं। आप ध्यान से इसको पढ़िए।